वेलकम बैक टू डीएससी प्रैक्टिकल बूस्टर। पिछली क्लासेस में टाइटेशन पूरा कंप्लीट हो गया, सॉर्ट एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो गया, फंक्शनल ग्रुप पिछली क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिए थे पांचों। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी एक माइनर एक्सपेरिमेंट है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक एक्सरसाइज आपकी आएगी टाइटेशन, एक आएगा सॉर्ट एनालिसिस, एक आएगा माइनर एक्सपेरिमेंट। उसमें से फंक्शनल ग्रुप्स हो गए हैं और फूड ग्रुप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आज अपन ले रहे हैं। नियरली हमारा प्रैक्टिकल बूस्टर के सारे वीडियोस हमने बहुत अच्छी तरह कंप्लीट करे हैं। आप देखिए, पहला फूड ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट लूंगी। कार्बोहाइड्रेट में तीन होते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च। फिर प्रोटीन्स लेंगे और फिर ऑयल लेंगे बस। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में हम ले रहे हैं ग्लूकोज। तो फर्स्ट वन फॉर कार्बोहाइड्रेट आई एम टेकिंग व्हाट, आई एम टेकिंग ग्लूकोज। पहला मैंने वही करा जैसे हमेशा करती हूँ, एक एक्सपेरिमेंट पूरा लिख के बता दिया कि बोर्ड की कॉपी में कैसे छापना है। एम क्या कह रहा है आपका एम कह रहा है टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट वन फूड ग्रुप फ्रॉम द गिवन फूड सैंपल। ठीक है, एक फूड ग्रुप को आपको डिटेक्ट करना है। एपर्टस एंड केमिकल रिक्वायर्ड लिखना है, जो आपके एपर्टस हैं, टेस्ट ट्यूब, जो भी केमिकल है वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, टाइम बचाया। फिजिकल अपीयरेंस जैसे आपको दिखेगा, ग्लूकोज आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल सकता है, जैसे ग्लूकोज होता है अमरफस, कलर वाइट होएगा, तो आप देख के लिख लेंगे। असल अपन आ रहा है ऑब्जर्वेशन टेबल में, इसके पूरे एक्सपेरिमेंट याद करेंगे और बीच बीच में वाइवा के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में पहला टेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट का है, जो हर कार्बोहाइड्रेट देता है, भले वो ग्लूकोज है, भले वो सुक्रोज है, भले वो स्टार्च है, वो हमेशा आपको पहला टेस्ट देगा जिसका नाम है मॉलिश टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट जो आपका होगा वो है मॉलिश टेस्ट। ठीक है, मॉलिश एक रिएजेंट है, तो आगे जाके मैंने लिखा भी है कि वो क्या होता है मॉलिश रिएजेंट। तो उसमें हम डालते क्या है, 1 ml हम सैंपल लेंगे। ये हमने 1 ml सैंपल ली जो अभी हमारी मिली। अगर हमें पाउडर मिला है तो हमने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका सोल्यूशन बना लिया, OS जैसे कहते हैं। उसमें हमने 1 ml या कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ MR यानी मॉलिश रिएजेंट डाल दिया। सैंपल और मॉलिश रिएजेंट डाल के हम शेक करेंगे। फिर हमने 1 ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 स्लोली उसके अंदर डाला। धीरे धीरे हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर डाल दिया अलोंग दी वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब जैसे हम डालते हैं। तो क्या क्या हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, 1 ml ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मॉलिश रिएजेंट प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिला आपको मिलेगा वायलेट या ब्लू ब्लैक कलर का एक रिंग मिलेगा आपको। वायलेट या ब्लू ब्लैक कलर का रिंग मिलेगा एट द जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स। इसका मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट कंफर्म्ड। कार्बोहाइड्रेट तो है बट क्या हो सकता है, मे बी ग्लूकोज या सुक्रोज या स्टार्च। समझ गए आप, ध्यान रखिए। तो मॉलिश टेस्ट इज द टेस्ट विच इज गिवन बाय ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स व्हाट इट मे बी, ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च, ऑल आर कार्बोहाइड्रेट। और इस चैप्टर के लिए थोड़ा बायोमोलिक्यूल का भी हमें नॉलेज होना चाहिए, वहां से वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। अब कल के वीडियो में जो फंक्शन ग्रुप का वीडियो था उसमें फेहलिंग टॉलरेंस आपको मैंने समझा दिया था, तो फिर से फेहलिंग आ रहा है। सेकंड टेस्ट ग्लूकोज का फेहलिंग। अब आप कहोगे मैडम आपने फेहलिंग टेस्ट तो हमें एल्डिहाइड में करवाया था, क्योंकि आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा हुआ है, इज वन ऑफ द चैप्टर ऑफ CBSE NCERT। बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसलिए ग्लूकोज भी फेहलिंग टेस्ट दे रहा है और उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, खाली है, मतलब किसी से जुड़ा नहीं है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन वाइवा में सबसे पहले पूछा जाएगा कि व्हाट इज व्हाई ग्लूकोज गिव फेहलिंग टेस्ट, इट इज नॉट एन एल्डिहाइड। तो आप कहोगे नो, इट हैज एन एल्डिहाइड ग्रुप and this aldehyde group is not bonded by anyone, it is a free CHO group, mean glucose is a reducing sugar. what is the meaning of reducing sugar? reducing sugar अपन ने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, वो शुगर जिसके अंदर फ्री CHO ग्रुप होता है वो देता है पॉजिटिव टेस्ट फेहलिंग के साथ, टॉलरेंस के साथ और बेनेडिक्ट के साथ। समझ गए, ये पूरा वाइवा का कॉन्सेप्ट था जो मैंने समझाया अभी। अब फेहलिंग टेस्ट में क्या लेंगे आप लेंगे फेहलिंग टेस्ट में 1 ml सैंपल प्लस 1 ml फेहलिंग A प्लस 1 ml फेहलिंग B प्लस हीट, जैसे करा था कल। रेड PPT ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड इज फॉर्म, ग्लूकोज इज कंफर्म्ड। मॉलिश टेस्ट से ग्लूकोज कंफर्म नहीं हुआ, मॉलिश टेस्ट से कार्बोहाइड्रेट कंफर्म हुआ, बट क्योंकि फेहलिंग टेस्ट उसने दिया, इसमें फ्री CHO है, रिड्यूसिंग शुगर है ग्लूकोज, इसलिए उसने फेहलिंग टेस्ट दे दिया। अभी हम टेस्ट के इक्वेशन लिखेंगे जैसे कल लिखा था, आपको याद है क्यूप्रस ऑक्साइड की रेड PPT बनी थी। बेनेडिक्ट टेस्ट
1 ml सैंपल प्लस 1 ml बेरेंडिक रिएजेंट प्लस हीट, रेड पीपीटी। अब आपसे कोई पूछे कि मैडम आप हमें बताइए, हमने बेरेंडिक रिएजेंट नहीं पता। फेलिंग तो हमने पढ़ लिया था, फेलिंग ए था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फेलिंग बी था अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जिसे रोशील सॉल्ट कहते हैं। बेरेंडिक टेस्ट में भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है, साथ में सोडियम सिट्रेट होता है उसमें। कॉपर सल्फेट के साथ उसमें क्या होता है, सोडियम सिट्रेट। दिस इज द डिफरेंस ओनली, रोशील सॉल्ट नहीं होता, सोडियम सिट्रेट होता है उसमें। तो जब आप 1 ml सैंपल में 1 ml बेरेंडिक रिएजेंट डाल के हीट करेंगे तो आपको रेड पीपीटी मिलेगी, यहाँ पर भी क्यूप्रस ऑक्साइड की। द रेड पीपीटी हियर आल्सो इज ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। दिस टेस्ट इज आल्सो कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद थर्ड टेस्ट भी आपने कल करा हुआ था, फंक्शन ग्रुप में करा है ये। थर्ड टेस्ट जो आपका है वो क्या है, उसका नाम है टॉलेंस टेस्ट। व्हाट इज द थर्ड टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट आपको बताया गया था कल, इट इज एन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इट इज एन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्या करेंगे इसमें, 1 ml लेंगे टॉलेंस रिएजेंट 1 ml, उसको हीट करेंगे स्ट्रांगली टॉलेंस रिएजेंट को, फिर उसमें 1 ml लेंगे अपन सैंपल और फिर हीट करेंगे। पहले टॉलेंस रिएजेंट को हीट कर देंगे स्ट्रांगली, फिर 1 ml सैंपल डाल के हीट करेंगे। क्या दिखेगा आपको, आपको मिलेगा एक सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर इज ऑब्टेन, यानी सिल्वर नीचे यहाँ पर ग्लूकोज में अच्छी तरह दिख जाएगा, एक चमकता हुआ एक शाइनी सिल्वर मिरर दिखेगा। तो इससे समझ में आ गया कि ग्लूकोज कंफर्म्ड। ठीक है, अब इक्वेशन में हमें देखना है क्या है। इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आपसे सबसे पहले वाइवा का क्वेश्चन, ये सब तो पूछेंगे ही, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, क्यों दे रहा है वो फेलिंग टॉलेंस, और फिर फेलिंग क्या होता है, टॉलेंस क्या होता है, बेरेंडिक क्या होता है, इसके साथ मॉलिश क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो व्हाट इज द मॉलिश रिएजेंट, व्हाट इज एन मॉलिश रिएजेंट, क्या होता है मॉलिश रिएजेंट। मॉलिश रिएजेंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल इन इथेनॉल। क्या होता है मॉलिश रिएजेंट, सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल इन इथेनॉल। अब ये अल्फा नेफ्थोल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, 2 बेंजीन रिंग और ऊपर OH लगा है, नेफ्थलीन होता है ना, नेफ्थलीन के बस यहाँ OH लगा है तो इसे अल्फा नेफ्थोल कह दिया। अब आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला भी, बायोमोलिक्यूल आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर पूरा NCERT में है, आपका प्री बोर्ड भी एक आध आप दे चुके हैं, तो यकीनन आपको इतना आता होगा कि ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज ये होता है CHOH 4 दफा फिर CH2H। ये जो CHO ग्रुप दिख रहा है आपको ग्लूकोज में, ये फ्री CHO ग्रुप है, खाली CHO ग्रुप है ये CHO ग्रुप जो है ग्लूकोज का, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है, फ्री CHO इट हैज। इसमें जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, आपने टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाला और मॉलिश रीजन डाला और सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो इसमें से पानी हटाएगा, ग्लूकोज अंडरगो डिहाइड्रेशन। सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब ये पूरा बड़ा सारा कैसे बनेगा इसका कुछ होते हैं, आप सिंपल वे में याद कर लो, ये कंपाउंड याद कर लो बस। ये आपका फ्यूरेन जानते हो, फ्यूरेन सबको पता है, फ्यूरेन ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, 2 बॉन्ड और ये O फ्यूरेन, इसमें CHO भी लगा है और CH2OH भी लगा है, ये CH2OH और ये CHO, कुछ खास काम नहीं करेगा, CH2OH है, ये CHO है। CHOH कितने हैं, 4 हैं, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन और बाकी उसमें से पानी गायब हो गए, 3 पानी के मॉलिक्यूल भगा दिए, तो खाली 1 ऑक्सीजन बच गया। समझे आप मेरी बात। जैसे आपके पास क्या था, ये CHOH 4 CHOH थे कि नहीं, ये देखिए आप 4 CHOH थे आपके पास, बाकी CHO और CH2OH तो आपको दिख ही रहा है, ये CHO ये CH2OH, इसमें से 3 पानी हटा दिए, ये H2O हटाया, ये आपका H2O हटा, और फिर और यहाँ से भी H हट गए। तो आपके पास ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब टाइम वेस्टेज है, बस आपको ये पता होना चाहिए ये बना है और आपके पास O आ गया। क्या नाम है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 5 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल है, ये मिथाइल ग्रुप था CH3, उसका एक H हटा के OH लगा दिया, ये 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल, खाली ये फ्यूरेन है, उसमें CHO भी मिल जाएगा तो फरफ्यूरल बनता है, फरफ्यूरल। तो व्हाट इज द कंपाउंड फॉर्म व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इन द मॉलिश टेस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, और वो पानी निकाल लेगा और हमारे पास 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल बनेगा। जब ये रिएक्ट करेगा अल्फा नेफ्थोल से, तो बहुत बड़ा कंपाउंड है, उसके कोई नहीं पूछेगा आपसे बनाने का, आपको बस ये पता होना चाहिए कि पर्पल कलर का रिंग आपके पास बनेगा। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ
Molish test. What is Molish reagent? A solution of alpha नेफ्थेनॉल in ethanol. सारे जो रिएजेंट उनको रटे हुए जाना चाहिए, फटाफट वाइवा में बोल, फटाफट वाइवा में आंसर देंगे आप। अब आ जाइए सेकंड, वाइवा एंड आईआईटी एंड नीट, वही मैं बताया जा रही हूँ, आईआईटी और नीट के सीरीज के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज अपन इसको नियरली एंड करना है। अब आ जाइए आप सेकंड पे। सेकंड जो आपका रिएक्शन है वो वही है, ये ग्लूकोज था हमारा। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लूकोज, है ना। इस ग्लूकोज में मैंने फेहलिंग टेस्ट की, क्यूप्रस +2 फेहलिंग ए का रिप्रेजेंट कर रहा है, कल बताया था। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये आपका फेहलिंग बी का रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है ये? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, दैट इज रोशील सॉल्ट। ये फेहलिंग ए और फेहलिंग बी, टोटल फेहलिंग सॉल्यूशन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहा है ग्लूकोनिक एसिड, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, अगर CHO COH में चला जाएगा तो उस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोनिक एसिड, और खुद रिड्यूस हो रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड की रेड PPT में। ये फेहलिंग टेस्ट हो गया, समझ गए, इतना आसान। अब टॉलेंस टेस्ट है, ये टॉलेंस टेस्ट के अंदर आपको बताया था मैंने, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, या तो आप AgNO3 और NH4OH है, वो भी टॉलेंस रिएजेंट है, या AgOH देखिए वो भी टॉलेंस रिएजेंट है, या AgNH3 होल ट्वाइस ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी टॉलेंस रिएजेंट है, या Ag2O, ये भी टॉलेंस रिएजेंट है। तो व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग टॉलेंस रिएजेंट। समझ गए? ग्लूकोज में जब टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, आपको बताया गया था ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेहलिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा? ग्लूकोज अगेन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोनिक एसिड। क्या बना यहाँ? कोई मैं बनाया नहीं, फिर से ये लिख लो, ग्लूकोनिक एसिड, और आपके पास एक मेटालिक सिल्वर बनेगा, ये आपका मेटालिक सिल्वर बन गया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये कौन सा रिएजेंट था, ये आपका टॉलेंस रिएजेंट था। सो ऑल दी टेस्ट कर लिए, बेंडिक के लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी क्यूप्रस ऑक्साइड ही देगा, तो नो नीड टू राइट इट। ओके, तो ये आपके ग्लूकोज के सारे टेस्ट हो गए। कार्बोहाइड्रेट का जो पहला था मॉलिश टेस्ट, सुक्रोज और स्टार्च भी देंगे, लेकिन वो फेहलिक, बेनेडिक और टॉलेंस नहीं देंगे, क्योंकि वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उसमें CHO ग्रुप फ्री नहीं होता। ठीक है, अब आ जाइए आप रिजल्ट लिखेंगे, फिर प्रिकॉशन लिख देंगे। अब सेकंड कार्बोहाइड्रेट आपके पास क्या लिया गया है? स्टार्च। व्हाट इज द सेकंड कार्बोहाइड्रेट? इट इज स्टार्च। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेप सेम एज ग्लूकोज। क्या मतलब फर्स्ट स्टेप सेम एज ग्लूकोज? ये वाला, ये मॉलिश टेस्ट इज सेम, 1 ml सैंपल, फ्यू ड्रॉप ऑफ मॉलिश रिएजेंट, शेक 1 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आपको वायलेट ब्लू कलर मिलेगा, आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट हमारा है, तो फर्स्ट स्टेप सेम है। सेकेंड स्टेप जब लिखोगे तो ऑब्जर्वेशन में नो रेड PPT, क्योंकि वो रिड्यूसिंग शुगर है ही नहीं। थर्ड स्टेप जब लिखोगे बेंडिक के साथ, नो रेड PPT। फोर्थ स्टेप जब टॉलेंस वाला लिखोगे तो नो सिल्वर मेरा। अब क्या टेस्ट है खास जो खाली स्टार्च का है, जो कि ना ग्लूकोज देता है ना सुक्रोज, लेकिन स्टार्च देता है, क्या सबको पता है? 1 ml सैंपल लेंगे, उसमें हम 1 ml आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, 1 ml सैंपल में हम 1 ml आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, ब्लू ब्लैक कलरेशन। ब्लू ब्लैक कलरेशन हमें जो मिलेगा, वो ब्लू ब्लैक कलरेशन हमें बताएगा कि हमारे पास स्टार्च है, तो स्टार्च कंफर्म्ड। ठीक है, ये आपका हो गया, तो स्टार्च भी हो गया। अब आ जाइए थर्ड कार्बोहाइड्रेट जो हमारे कोर्स में, सुक्रोज है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, पता होना चाहिए, उसके अंदर CHO ग्रुप फ्री नहीं है, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आप लिख लो यहाँ सुक्रोज इज डाइसैकेराइड। पहली बात ये डाइसैकेराइड है, एंड इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नो फ्री CHO ग्रुप, हेंस गिव नेगेटिव टेस्ट कैसे? विद फेहलिंग और बेनेडिक और सबसे। ठीक है, तो व्हाट इज सुक्रोज? सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नो फ्री CHO ग्रुप उसके पास होता है, इसलिए वो नेगेटिव टेस्ट देता है, फेहलिंग बेनेडिक और टॉलेंस सबके साथ वो नेगेटिव टेस्ट हमें देता है। ठीक है, अब ऐसे ही इसके बारे में भी लिखना था अपन को। स्टार्च, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड नहीं है, इट इज अ पॉलीसैकेराइड, रिमेंबर स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड। फिर अपन लिखते हैं कि ये भी नॉन रिड्यूसिंग है, इट इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना, नो फ्री CHO ग्रुप, तो ये भी आपको टेस्ट नहीं देगा,
ना फेहलिंग देगा, ना बेंडिक देगा, ना टॉलरेंस देगा। ये सब बहुत स्पेसिफिक बातें हैं वाइवा की, रटी होना चाहिए। तो ये कुछ नहीं देगा सुक्रोज फर्स्ट स्टेप, लेकिन मॉलिश टेस्ट देगा सेम 2, 3, 4, 5, नो रेड पीपीटी, नो सिल्वर मिरर, नो ब्लू सॉल्यूशन, इसका मतलब है वो सुक्रोज है। तो मतलब सुक्रोज के लिए सिर्फ मॉलिश टेस्ट देगा। स्टार्च मॉलिश और आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक देगा, और ग्लूकोज सारे टेस्ट देगा, मॉलिश भी देगा, फेहलिंग भी देगा, बेंडिक भी देगा, टॉलरेंस भी देगा। क्यों? क्योंकि वो रिड्यूसिंग शुगर है, उसके अंदर फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? चलिए, ये आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, एक फंक्शन मतलब एक फूड ग्रुप खत्म हो गया, उसके तीनों डिवीजन खत्म हो गए। अब आ जाइए आप प्रोटीन्स। हम सब जानते हैं प्रोटीन्स, अपने बॉडी पूरी प्रोटीन से बनी है, अपनी बॉडी में अमाइनो एसिड्स है। जरा सा प्रोटीन पढ़ के आ जाना प्लीज। वाइवा के लिए फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, कौन सा अमीनो एसिड सबसे छोटा है, कौन सा अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है, थोड़ा सा जो एनसीईआरटी के ना जरा सा पढ़ के आ जाना, थोड़ा सा बस। इसके अलावा ये तो प्रैक्टिकल बेस है, थ्योरी का थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, इसके लिए तो फायदा होगा। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेन टेस्ट मॉलिश टेस्ट है, जो कि जनरल टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट का, हर कार्बोहाइड्रेट वो टेस्ट देता है। ऐसे ही प्रोटीन का जो मेन टेस्ट है बेटा वो है बायरेट टेस्ट। तो प्रोटीन का जो मेन टेस्ट है वो बायरेट टेस्ट है, प्लीज रिमेंबर, रटना है। ये क्वेश्चन IIT JEE के पेपर में आया था 4-5 साल पहले कि व्हाट इज द मेन टेस्ट ऑफ प्रोटीन, 4 ऑप्शन थे। बायरेट टेस्ट इज द मेन टेस्ट ऑफ प्रोटीन। व्हाट द मीनिंग ऑफ मेन टेस्ट? ऑल प्रोटीन्स गिव बायरेट टेस्ट। ओके, क्या करेंगे? 1 ml सैंपल लेंगे, उसमें 1 ml बायरेट रिएजेंट डालेंगे और NaOH डाल देंगे। 1 ml सैंपल, 1 ml बायरेट रिएजेंट और NaOH, ब्लूइश वायलेट PPT या कलर भी कह सकते हो, इंडिकेट दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट। अब इसी के साथ मैं बताया था आपको बायरेट रिएजेंट होता क्या है, साथ साथ पढ़ लेते हैं। देखिए, बायरेट रिएजेंट क्या होता है? बायरेट रिएजेंट इज मेड अप ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हाइड्रेट मतलब CuSO4.5H2, NaOH होता है, उसमें कॉपर सल्फेट होता है, और रोशील सॉल्ट। मैंने कल आपको फेहलिंग बी का बताया था कि फेहलिंग बी अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोशील सॉल्ट। व्हाट इज रोशील सॉल्ट? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या होता है टार्टरेट? टार्टरिक एसिड क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये टार्टरिक एसिड होता है, पता है? एक मिनट, वैसे कोई पूछेगा नहीं तुमसे टार्टरिक एसिड बनाने को, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। यहाँ पर आपका COH, यहाँ पर आपका COH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, ये आपका टार्टरिक एसिड है, जो कि इमली का फॉर्मूला है। ये इतनी सी इमली, उसका फॉर्मूला इतना बड़ा टार्टरिक एसिड। इसमें आप ये H हटा देंगे, अगर 2 H हटा दिया आपने, ये वाला H भी हटा दिया और ये वाला उसके बदले सोडियम लगा दिया, तो रोशील सॉल्ट बन जाता है। जैसे ये एक सोडियम और एक पोटेशियम लगा दिया, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इज रोशील सॉल्ट। तो बायरेट रिएजेंट में क्या क्या डाला? कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड CuSO4.5H2, NaOH और रोशील सॉल्ट, ये तीनों का मिक्सचर जो है उसे कहते हैं बायरेट रिएजेंट। लैब में बायरेट रिएजेंट बना बनाया मिलेगा आपको। रोशील सॉल्ट का काम है, ये रोशील सॉल्ट का काम है एक्ट एज चिलेटिंग एजेंट। एक चिलेट मतलब साइक्लिक कंपाउंड बनाता है और Cu2 आयंस को स्टेबल करता है। कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसे ही बता दिया मैंने। तो आपने ये पढ़ लिया, मेन टेस्ट में बायरेट रिएजेंट पता चल गया आपको क्या है। अब सेकंड टेस्ट जो आपका है उसका नाम है ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड टेस्ट? ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। बी वेरी केयरफुल, यहाँ पर भी एक बहुत स्पेशल वाइवा की बात बता रही हूँ। शोज डीनेचुरेशन। अब खुद सोचो, अगर डीनेचुरेशन का टॉपिक पढ़ के नहीं आ रहा हो थ्योरी में से तो परेशान हो जाओगे। मैं समझा रही हूँ अभी, बट आप चाहो तो एक रीडिंग लगा देना। आपसे कोई एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि आप ऐसा टेस्ट कोई बताइए प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन शो करता है। आपको मैं बता रही हूँ डीनेचुरेशन का मतलब थ्योरी में पढ़ा हुआ है आपने। जब भी कोई प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू बाई एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कली, या उसमें पानी भर देंगे, अगर पीएच को चेंज कर देंगे अल्कली या एसिड डाल के, तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगा। क्या मतलब डीनेचर्ड? 1 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन का वैसे ही रहेगा, बट 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। जो हेलिक्स है ये ऐसे वो अनफोल्ड हो जाएंगे, समझे? और प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अनफोल्ड होके जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाएगी। जैसे बॉयल एग और रो एग लिक्विड होता है, लेकिन एंट्रोपी बॉयल एग की ज्यादा होती है। IIT एडवांस का क्वेश्चन था बहुत साल पहले, तो बच्चा यकीनन सोचेगा कि बॉयल एग तो सॉलिड है तो उसकी तो एंट्रोपी बहुत कम होगी। नहीं, बॉयल एग की एंट्रोपी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जब हीट करते हैं, जब एसिड डालते हैं, जब अल्कली डालते हैं, तो वो डीनेचर हो जाता है, उसका 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है। क्या मतलब अफेक्ट होता है? हेलिक्स खुल जाते हैं,
कॉइल अनकॉइल हो जाते हैं और प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज करता है, लेकिन 1 डिग्री स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं होता, याद रखना ये पूरा वाइवा में पूछा जा सकता है। तो मैंने डीनेचुरेशन पढ़ाई दिया, कोई टेंशन नहीं है। तो ज़ेंथोप्रोटेक्टिस शोज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। 1 ml सैंपल कितना लिया, 1 ml सैंपल, उसमें 1 ml कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड डाल के हीट करेंगे अच्छी तरह, तो येलो पीपीटी आएगा। और एक बेस्ट एग्जांपल है आपका एग, जब एग से आप ऑमलेट बनाते हो या बॉयल एग करते हो, ये भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। थर्ड एंड द लास्ट टेस्ट ऑफ प्रोटीन इज मिलियंस टेस्ट। व्हाट द लास्ट टेस्ट ऑफ प्रोटीन इज मिलियंस टेस्ट। 1 ml सैंपल, उसमें 1 ml मिलियन रीजन डाला पहले, तो एक वाइट पीपीटी बनेगी, ठीक है। जब उस वाइट पीपीटी को हीट करोगे तो रेड, मतलब टेस्ट बहुत आसान है, लेकिन वाइवा की चीजें इंपॉर्टेंट है। टेस्ट तो कर ही लोगे यार, याद हो ही गया होगा। अब देखो मिलियंस रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सिस्ट ऑफ मर्क्यूरिक नाइट्रेट एंड मर्क्यूरस नाइट्रेट, ठीक है। मतलब फॉर्मूला क्या है, मर्क्यूरी के 2 ऑक्सीडेशन से 2 होता है तो मर्क्यूरिक, ये मर्क्यूरिक नाइट्रेट, और जब 1 होता है तो मर्क्यूरस नाइट्रेट। ये दोनों को लिया, HNO3 में डिसॉल्व करा और पानी में, तो हमारा मिलियंस रिएजेंट बन जाएगा। तो मिलियंस रिएजेंट में जब डालेंगे सैंपल में प्रोटीन के, पहले व्हाइट पीपीटी आएगी, फिर जब हीट करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी रेड पीपीटी में। रिएक्शन प्रोटीन की जरूरत नहीं है क्योंकि रिएक्शन कहीं भी नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, लीव इट। अब आ जाइए ऑयल पे। अब ऑयल के भी 3 टेस्ट हैं। वैसे भी क्या है कि मैं एक फंडा बताती हूँ, ऑयल तो वैसे देखने में दिख जाता है, ऑयल तो लिक्विड येलो कलर का ऑयल नहीं दिख जाएगा, मेरे को समझ में आ जाएगा। ग्लूकोज थोड़ा अमरफस होएगा, नहीं ग्लूकोज थोड़ा छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे लेकिन अमरफस ही होएगा थोड़ा, और सुक्रोज बिल्कुल अपनी शक्कर जैसा होएगा, स्टार्च बिल्कुल अमरफस होगा, स्टार्च देखा ही हुआ है सबने। प्रोटीन अगर बेसन से बना है तो ब्राउन सॉल्यूशन होएगा, अगर अल्बुमिन से बना है तो देख के ही समझ में आ जाएगा कि अल्बुमिन, एग अल्बुमिन, और ऑयल तो वैसे ही देख के समझ में आ जाएगा। अब ऑयल का पहला टेस्ट है सोल्युबिलिटी टेस्ट। व्हाट द फर्स्ट टेस्ट ऑफ ऑयल, द फर्स्ट टेस्ट ऑफ ऑयल चिल्ड्रन इज नॉन एज सोल्युबिलिटी टेस्ट। क्या मतलब, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें हमने पानी डाला तो पूरा इनसोल्यूबल है, पानी में तो सोल्यूबल होता ही नहीं, ऑयल 2 लेयर बन जाएंगे। अगर फिर हमने 1 ml ये थोड़ा सा लिया ऑयल, उसमें अल्कोहल डाला या क्लोरोफॉर्म डाला तो पार्शियली सोल्यूबल है। लेकिन ऑयल कंप्लीटली सोल्यूबल काय में होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर मैंने थोड़ा सा ऑयल में कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला तो कंप्लीटली सोल्यूबल है। 1 ml सैंपल 1 ml वाटर नॉट सोल्यूबल, 1 ml सैंपल 1 ml अल्कोहल पार्शियली सोल्यूबल, 1 ml सैंपल 1 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड completely soluble. This means it is oil. समझ गए। अब आ रहा है आपका सेकंड स्पॉट टेस्ट। व्हाट द मीनिंग ऑफ सेकंड स्पॉट, बहुत ही बच्चों वाला टेस्ट है वो, जैसे अपन फिल्टर पेपर घर में अपन टिश्यू पेपर से करते हैं, ऐसे ही अपना टेस्ट ट्यूब में ऑयल है, आपने एक फिल्टर पेपर लिया और यहाँ लगाया ऊपर, उसको ऐसे ऐसे कर दिया, तो जो फिल्टर पेपर उस पर एक ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट दिख जाएगा, यानी क्या है, ऑयल है। तो टेस्ट ट्यूब, टीटी यानी टेस्ट ट्यूब, हैविंग ऑयल, पुट अ फिल्टर पेपर ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड टर्न इट and turn the test tube translucent। क्या मतलब ट्रांसल्यूसेंट, सबको पता है, ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट इज ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर, मतलब ऑयल इज प्रेजेंट। लास्ट टेस्ट, ठीक है, जरा सा केमिकल डालेगा, एक्रोलीन टेस्ट। क्या डालेंगे अपन, सैंपल लिया, उसमें KHSO4 यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और हीट करा हमने। क्या डाला हमने, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और हीट करा, तो एक ऑर्डर आएगी अलग सी, पंजेंट ऑर्डर ऑफ एक्रोलीन आएगी, और इसी का हम इक्वेशन लिख के बताएंगे आपको। जैसे जब ऑयल और फैट को हीट करते हैं अपन, घर में भी जब ऑयल और फैट को हीट करते हैं तो हमें ग्लिसरॉल मिलता है और फैटी एसिड। इसीलिए याद आया, अपन कहते हैं कि बाहर की चीज़ें नहीं खाया करो ऑयली, उसका रीज़न होता है वो बड़ी सारी कढ़ाई रहता है, उसमें वो समोसे तलता है, यकीनन जब वो एक दफ़ा समोसे तल के निकालता है 50 समोसे, तो इतना सारा ऑयल को वो फेंकता नहीं है, आपको ये बात पता है। उसी ऑयल में वो फिर से समोसे बनाता है, फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक उस ऑयल को यूज़ करता रहता है। वो जो ऑयल गर्म होने के बाद फैटी एसिड बनता है, और फैटी एसिड यानी ट्राइग्लाइसराइड, जो कि आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं और हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए गर्म करा हुआ ऑयल, घर में भी अगर आप पूरी बना रहे हो, ठीक है, आपको पूरी खाना है खाइए, कोई नुकसान नहीं करेगी, आप ऑयल में पूरी बना लें,
समोसा बना ले बट उस ऑयल को फेंक दें। अब यकीनन आपको फेंकने में बुरा लगे, इतना सारा ऑयल फेंक दिया, बट फेंकना पड़ेगा क्योंकि वो ऑयल नुकसानदेह हो गया। समझ आई? ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि रिएक्शन यहाँ ये रिक्वायर है कि ऑयल या फैट को गर्म करोगे तो फैटी एसिड बनेगा, और ग्लिसरॉल, जो ग्लिसरॉल है उसका अंदर ही अंदर ग्लिसरॉल हीट होके एक्रोलीन देता है। व्हाट इज एक्रोलीन? CH2 डबल बॉन्ड CH CHO 1 2 3 प्रोप 2 इन 1 अल, इसे कहते हैं एक्रोलीन। और ये एक पर्टिकुलर जो स्मेल नहीं आती जब अपन ऑयल को गर्म करते हैं घर में भी एक अलग सी स्मेल आ रही होती है, वो एक्रोलीन की स्मेल होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ऑयल गर्म करने पे आती है। फूड ग्रुप पूरा हो गया। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको ऐसी ऑरली समझा रही हूँ क्योंकि ये मेरा लास्ट सेशन है प्रैक्टिकल बूस्टर का। इसके बाद मैं आपको अभी से बता रही हूँ, आप बिल्कुल मिस नहीं करना क्लासेस। अभी अब जो वीडियोस आएंगी, नेक्स्ट जो वीडियोस हैं आपको मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगी, उसका अनाउंसमेंट करूँगी, वो इस बोर्ड स्पेसिफिक आएंगी। प्रैक्टिकल स्पेसिफिक हो गया, 30 आउट 30 आ गए, 28 27 से ऊपर आ गए। अब बोर्ड स्पेसिफिक वीडियोस होंगी जिसमें असर्शन रीजन की प्रैक्टिस, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके अंदर हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट इस तरह से भी लेने वाली हूं मैं। ये सब का सब आपको दिलवाएगा 101% 90 अबव इन केमिस्ट्री एंड बट आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। इसके साथ हम आपको जरा सा यहाँ ये समझा रहे हैं, जैसे आप 4 हैं, एक फूड ग्रुप है, एक फंक्शन ग्रुप है, एक क्रोमेटोग्राफी है और एक है प्रिपरेशन ऑफ अलम। बस इतने प्रैक्टिकल है, बाकी सब डिलीट हो गए हैं कोर्स से। क्रोमेटोग्राफी में आपको पता होना चाहिए कि आप जो क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो आप कहोगे इट इज बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन, सरफेस फेनोमेना। उसमें एक स्टेशनरी फेस होता है, एक मोबाइल फेस होता है। आपकी जो क्रोमेटोग्राफी है स्पेशली वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये बात याद रखना है कि आपकी जो क्रोमेटोग्राफी है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है। उसमें जो स्टेशनरी फेस है वो पेपर है, लेकिन वो डिप इन वाटर। AMU के एग्जाम में बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है इंडिया का, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस क्या है। उसका आंसर सॉलिड नहीं था, उसका आंसर था वाटर। और ये NCERT क्लास 11 की बुक में लिखा है। तो अगर आपसे कोई बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना कि काबिल टीचर आएगा तो उसे पता होगी बात कि स्टेशनरी फेस लोग नॉर्मली पेपर जानते हैं, पेपर नहीं है, पेपर विच इज डिप्ड इन वाटर। वो जो स्टेशनरी फेस होती है ना, वॉटमैन फिल्टर पेपर, उसको पानी में बहुत दिनों तक, बहुत देर तक रखते हैं, सॉक करता है वाटर को, वो स्टेशनरी फेस होती है हमारी। तो वाटर भी कह सकते हो या वॉटमैन फिल्टर पेपर, उसका नाम है वॉटमैन फिल्टर पेपर। और जो लिक्विड फेस है हमारी, जो कि आप क्रोमेटोग्राफी पेपर को टेस्ट ट्यूब में रखते हो, वो मोबाइल फेस है, वो आपकी मोबाइल फेस है। ये पता होना चाहिए, स्टेशनरी, मोबाइल। फिर आपको RF पता होना चाहिए, रिटेंशन फैक्टर। आपके जैसे ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है, आपका दो, एक रेड और एक ब्लू इंक आ गई, अलग अलग स्पॉट आ गए। फिर आपने एक, जहां तक आपका लिक्विड जाता है वहां तक आपने मार्क करा, वो सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं उसे। डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम द बेस लाइन जो आप बनाते हो, जैसे आपका ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है, आप जानते हो, ये सब लोग को आता है क्योंकि ये सब करे होते हैं बच्चे। इसलिए मैं प्रोसीजर आप किसी भी किताब में से या आपको जो टीचर ने दिया है वो देख लेना। इसमें जैसे आप एक लाइन यहाँ खींचते हो, इसे कहते हैं अपन बेस लाइन, दिस इज नॉन एज बेस लाइन। फिर एक आप लाइन वर्टिकल खींचते हो, यहाँ पर आपका जो भी आपको मिक्सचर ऑफ इंक मिला है यहाँ पर आप उसको लगाते हो। फिर आप 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आपका क्रोमेटोग्राम तैयार होता है, इसे क्रोमेटोग्राम कहते हैं, जो पेपर निकलता है। यहाँ पर तक जैसे सॉल्वेंट गया तो उसके बाद एक लाइन खींच लेंगे आप, इसे कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, दिस इज नॉन एज सॉल्वेंट फ्रंट। यहाँ पर जैसे आपका ब्लू इंक आई है, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर स्पॉट आया है ब्लू, है ना, और यहाँ पर आपका स्पॉट आया है रेड, तो आप यहाँ पर एक लाइन खींचोगे और यहाँ पर एक लाइन खींचोगे और एक लाइन ये है। फिर आप डिस्टेंस मेजर करोगे स्केल से, ऐसे करके आप उसमें क्रोमेटोग्राम में लेबलिंग करोगे, डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन टू द रेड इंक, डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लू लाइन टू द रेड इंक, डिस्टेंस फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द बेस लाइन, ये कर लोगे। फिर आपको निकालना पड़ेगा RF। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RF? रिटार्डेशन फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर भी कहते हैं उसको, या उसका एक और नाम है रिटेंशन फैक्टर, दो नाम है उसके, या उसका नाम है रिटेंशन फैक्टर। वो होता क्या है RF? डिस्टेंस, ध्यान रखेंगे आप, ट्रैवल बाय द रेड इंक, सपोज ये जो भी आपका है, अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट, ठीक है। फिर उसका जो भी आएगा फ्रैक्शन उसको आप डेसिमल में कर दोगे। ऐसी ब्लू इंक का करेंगे, ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। तो ये क्रोमेटोग्राफी है। फिर आपको अलम का एक प्रिपरेशन और है,
कि हाउ यू प्रिपेयर अलम, और डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में क्या करवाए हैं, बट नॉर्मली ये 4 प्रैक्टिकल मेन होते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अलम का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो अलम क्या होता है बेटा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल ट्राइज, ये याद होना चाहिए, प्लस 24 वाटर। क्या है ये डबल सॉल्ट है। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट, अल्यूमिनियम सल्फेट, 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये डबल सॉल्ट है। इसका डबल सॉल्ट के बारे में आपको पता है कि जब इसको पानी में डालेंगे तो ये सारे टेस्ट देगा, पोटेशियम का, सल्फेट का, अल्यूमिनियम का, सबके स्पेसिफिक टेस्ट देगा। ये अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देता है और आयंस फर्निश करता है सॉल्यूशन में। उसके बाद आपको एक बात और पता होना चाहिए इसकी, कि इसका बनाने का मेथड क्या है। इसका मतलब प्रिंसिपल बेस्ड ऑन व्हाट, ऑन क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ से प्रिंसिपल पूछेगा ना, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अलम, प्योरिफिकेशन या अलम का प्रिपरेशन। आपको पोटेशियम सल्फेट मिलेगा, उसको आप पानी में डिजोल्व कर लोगे। अल्यूमिनियम सल्फेट में थोड़ा सा एसिड डाल के पानी में डिजोल्व कर लोगे टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्यूमिनियम सल्फेट। दोनों को मिक्स करके हीट करोगे, हीट करके आप सैचुरेशन सॉल्यूशन बना के हीट करोगे, बीच में चलाते रहोगे, और फिर जब सैचुरेशन जब हीट हो जाएगी 10-15 मिनट, आसपास क्रिस्टल बने लगेंगे, आप एक बीकर में पानी लेके उसको रख दोगे आपकी चाइना डिश को, और फिर आपके क्रिस्टल्स बन जाएंगे बढ़िया। तो जो आपके क्रिस्टल्स बनते हैं, जैसे कि आपकी वॉश ग्लास है, यहाँ आपके क्रिस्टल बने हैं, तो यहाँ पर पानी पानी भी होगा। उस पानी के बारे में मालूम कर सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है व्हाट इज इट, उसका नाम है मदर लिकर। तो अगर आपसे पूछे कोई कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स सम लिक्विड इज लेफ्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लिक्विड, आप कहोगे मदर लिकर। इट कंटेन्स ऑल द इम्प्योरिटीज, उसमें सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। इट कंटेन्स ऑल द इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो अगर आप यहाँ करवाए तो आपको पता है कि अलग क्या है। बाकी किसी भी प्रैक्टिकल बुक में आपको प्रिपरेशन प्रोसीजर लिखना होगा इसके अंदर, तो आप लिख देंगे। और मदर लिकर के बारे में मालूम होना चाहिए, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होना चाहिए, मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो मुझे लग रहा है कि मैंने अपना काम जो था वो पूरा कर दिया है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैंने काफ़ी मेहनत से और अच्छी तरह करा है। तो आप इससे फ़ायदा उठाएं आपके प्रैक्टिकल में, आपके IIT JEE के पेपर में, आपके नीट के पेपर में, और आप सब बहुत बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये DSE बूस्टर प्रैक्टिकल के जो वीडियोस थे, इससे मुझे कितना फ़ायदा हुआ। आगे हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, और क्या शेयर करना नहीं भूलें। एंड स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स, फॉर योर IIT, फॉर योर JEE। कंटिन्यूएशन में अपन की वीडियोस आते रहेंगे जो आपको क्लास 12th में टॉप पे पहुंचा देंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द डियरेस्ट वन विच आर हेयर। बाय बाय।